नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष पर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक पर सबसे बड़ी कवरेज में आपका फिर स्वागत है। हालांकि अब तक के संकेत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि चीन अब बात के भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने उसको आखिरी मौका देने का फैसला किया है। मोल्डो में हो रही इस बैठक की पल पल की अपडेट आपको टीवी 9 भारतवर्ष लगातार दे रहा है। हम आपको उन लेफ्टिनेंट जनरल्स के बारे में भी बताएंगे जिनको चीन को आखिरी बार समझाने का जिम्मा दिया गया है। 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स मौजूद हैं इस बैठक में, लेकिन इस बीच एलएसी पर पहुंचे राफेल ने चीन की हालत खराब कर दी है। चिनूक और अपाचे के बाद अब राफेल ने जिनपिंग की सेना में हाहाकार मचा दिया है। राफेल विमानों ने लद्दाख के आसमान पर उड़ान भरी है और इससे चीन दहला हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इन तमाम बड़ी खबरों पर खास नजर के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर विधुला अभयंकर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अचल मल्होत्रा साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बतौर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष झा हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। और हमारे 2 संवाददाता, 2 जांबाज संवाददाता, सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट और अभिषेक उपाध्याय, जो एलएसी से जुड़े तमाम इलाकों का दौरा करके वहां से तमाम एक्सप्लोसिव और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुंचाने के बाद इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बड़े शो की एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आज की ये बड़ी खबर आ रही है। चीन पाकिस्तान ने भारत से जंग की तैयारी की है, ये कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जिनपिंग इमरान ने 2 फ्रंट वॉर का प्लान बनाया है। पाकिस्तान ने एसएसजी के कमांडो सियाचिन भेजे हैं। पाकिस्तान सेना की 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी यहां पर तैनात कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है और इस बात के संकेत, इस बात के आसार तो लगातार बने ही हुए हैं कि चीन और पाकिस्तान से मिलकर सामना करना है भारत को, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस साजिश में एक दूसरे के साथ हैं। ये बात किसी से कुछ छुपी हुई नहीं है। भारत चीन टक्कर में पाकिस्तान की लेकिन अब सीधी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने एलएसी पर भेजे हैं 20,000 सैनिक, बाजवा ने सियाचिन पर भेजे हैं 20,000 जवान। ये बड़ी खबर आ रही है। सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी की 323 ब्रिगेड की 7 यूनिट्स तैनात की गई हैं। पाकिस्तान ने सियाचिन भेजी है करगिल वॉर वाली कंपनी। तो इरादे साफ नजर आ रहे हैं। देखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी कि माफ कीजिएगा कि वो अगर चीन से टकराव की स्थिति बनती है और चीन से युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान किस तरह से चीन के साथ खड़ा नजर आएगा। किस तरह से तैयारियां की गई हैं एलएसी पर। पाकिस्तान की सेना की 323 ब्रिगेड जो है उसे कैसे तैनात किया गया है, इसकी और डिटेल्स और जानकारियां इस वक्त सुमित चौधरी के पास है। सुमित, जरा विस्तार से बताएं, और क्या अब ये बिल्कुल तय माना जाए कि अगर जंग के हालात बनेंगे तो हमें यानी हिंदुस्तान को चीन और पाकिस्तान का मिलकर सामना करना है? समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मान के चलिए कि पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी पर इस कोशिश में है कि जैसे ही भारत और चीन के बीच में ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी तो उसका फायदा उठाएगा। अगर आप देखें, बाजवा ने एलओसी पर युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। आपको याद है कि बाजवा खुद पहुंचे थे एलओसी पर, लगातार कई दौरा कर चुके हैं और उनका मकसद है कि इसको आगे बढ़ाना। कुरैशी चीनी हमले की तारीख पता करने चीन गए थे। पाक मीडिया ने रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने कहा था कि खुद वो चीनी डेलीगेशन से मिलने गए हैं और ये जानने गए हैं कि उनको आखिरकार करना क्या है। चीन के कर्ज में डूबा पाकिस्तान दबाव में कुछ भी करने को तैयार, लेकिन ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की अपने फायदे के लिए भी है। पाकिस्तान इस पूरे मौके का फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि जब भारत और चीन में ये स्टैंड ऑफ बढ़े तो वो उसको लेकर एलएसी पर भी अपना कर सके। 1962 में भी चीन ने पाक को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया था। यानी ये जो प्रॉक्सी आप कह सकते हैं या फिर एक प्रॉक्सी जो देश है वो ये लगातार करता है। और 1962 में आपको बता रहा था कि उकसाया था और ये करगिल में रिवर्स होते हुए हमने देखा कि करगिल में जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था तब चीन ने यह फायदा उठाया था फिंगर एरियाज में। और ये दोनों तरफ से कोशिश जारी है
कि अगर ये स्टैंड ऑफ बढ़ता है तो दोनों देश इसका फायदा यानी टू फ्रंट वॉर किस तरीके से भारत के खिलाफ खोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। सुमित, हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, क्या मकसद, क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सियाचिन भेजा जाना 20,000 पाकिस्तानी जवानों को क्या बता रहा है, क्या कह रहा है? देखो समीर, इसको बड़े इस गौर से समझना पड़ेगा कि ये एक दिखाता है कि किस प्रकार से चीन और पाकिस्तान का कलूजन हो सकता है, स्पेशली आपका जो दौलत बेग ओल्डी है और जो साइचन ग्लेशियर का है। मैं पहले भी बताता रहा हूं और मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल, उस पूरे इलाके को अच्छी तरह समझता हूं। ये जो दौलत बेग ओल्डी और जो साइचन ग्लेशियर का इलाका मिला के ये बीच में पड़ता है, उसके ईस्ट में पड़ता है अक्साइचिन और वेस्ट में पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान। अभी चीन जो है अगर मान लो अटैक करता है अक्साइचिन की तरफ से, तो हो सकता है पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा और गिलगिट बाल्टिस्तान से किसी न किसी तरीके से वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा साइचन ग्लेशियर में। आप ये जानते हैं कि साइचन ग्लेशियर में 1984 में उनको हमने एक प्रीएम्प्ट करके पूरी जो सोल्त्रो रिज थी वो हमने ऑक्यूपाई की हुई है और सारा साइचन ग्लेशियर हमारी तरफ है। और पाकिस्तान अपनी पब्लिक को झूठ बोलता है कि साइचन उनके पास है, वो नहीं है। उनके पास फुट हिल्स है सोल्त्रो रिज में, मगर इस समय का फायदा उठाना चाहेगा। जो 111 ब्रिगेड है वो उनकी है, वहां पर 353 ब्रिगेड और डाल के वो चाहेगा कि बैट एक्शन करके कुछ पोस्टों को साइचन ग्लेशियर की ऑक्यूपाई करे। उससे अच्छा उसको मौका नहीं है। उसको ये नहीं पता, भारत इसके लिए तैयार है। भारत को मालूम है 2 फ्रंट हो सकता है कि वेस्ट से पाकिस्तान ये कोशिश करेगा गिलगिट बाल्टिस्तान से और की तरफ से साइचन ग्लेशियर में, और ईस्ट से अक्साइचिन के एरिया से वो चीन करेगा। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। चीन और पाकिस्तान के इरादों से हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और इसीलिए हर मुमकिन तैयारी जो है वो कर ली गई है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, साफ नजर आता है एक तरफ जंग की पूरी तैयारी और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ भी नजर आ रहा है चीन। लेकिन आज जो बातचीत हो रही है वो कितनी अहम है? क्योंकि जब भारत और चीन के विदेश मंत्री मॉस्को में मिले थे तब से यह उम्मीद की जा रही थी कि यह कमांडर लेवल की बातचीत कब होगी। आज की बैठक में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी का होना, ज्वाइंट सेक्रेटरी का होना कितना अहम, कितना बड़ा आज होने जा रहा है इस मीटिंग में? बिल्कुल समीर, देखिए आज एक निर्णायक दिन है और निर्णायक दिन इस मायने में कि शांति की ये एक आखिरी कोशिश आप कह सकते हैं जो गंभीरता के साथ की जा रही है सीमा पर। बस स्थिति यह है कि कमांडर लेवल की बातचीत तो पहले भी हुई है, 5 बार हुई थी, लेकिन इस बार जहां एक तरफ इस कमांडर लेवल की बातचीत के साथ एक बड़ा डेलीगेशन दोनों तरफ से है, जिसमें भारत में जो एमईए के अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव हैं, जो WMCC की बैठक को लीड करते थे, जो चीन मामले के प्रभारी हैं विदेश मंत्रालय में, और साथ ही साथ जो दूसरे और अधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर भारत की तरफ से, मुझे नहीं पता कि चीन की नीयत क्या है बातचीत को लेकर, लेकिन भारत की तरफ से एक गंभीर प्रयास है कि इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। एक छोटा सा परिवर्तन हो गया है, वो ये कि अब तक की 5 बातचीत से अलग इस बार की बातचीत का फर्क यह है कि जब मोल्डो में यह बातचीत हो रही है तो ब्लैक टॉप पर हमारे सैनिक सीधे सीधे वहां से देख सकते हैं। सही बात है, क्या कुछ हो रहा है, और ये बहुत बड़ा है आज की बातचीत के लिए। बिल्कुल, और आज ही ये बातचीत हो रही है। और आज ही देखिए बड़ी खबर ये भी आई है कि हमारी सेना ने नई 6 माउंटेन हाइट्स पर मोर्चा संभाल लिया है। 20 ऊंची पहाड़ियां इस वक्त हिंदुस्तान के कब्जे में हैं। अब बातचीत की टेबल पर कितना दबा हुआ इस बार चीन नजर आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक अहम खबर, चीन पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय का जो बड़ा बयान सामने आया है उससे आपको वाकिफ करा दें। चीन से निपटने के लिए कई मोर्चों पर है हिंदुस्तान की तैयारी। सीमा की सुरक्षा के लिए बड़े और मजबूत कदम उठाए गए हैं। डिफेंस के लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है, ये कहा गया है एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि जरूरत के हिसाब से डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। अभिषेक उपाध्याय, आप तो 3 हफ्ते वहां पर रहकर आए हैं, किस तरह की डिप्लॉयमेंट आपको नजर आई? और लगातार सरकार का ये ऑफिशियल वर्जन है कि जरूरत के हिसाब से वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही। देखिए 1547 किलोमीटर की जो पूरी LAC लद्दाख की, वहां पर जो डिप्लॉयमेंट, इसमें 2 राय ने उसमें बहुत इजाफा किया गया है। डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है फौज की और साथ में जो
हम बार बार कह रहे हैं कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो गई, हमारी टैंक पोजीशन हो गई, वो सब ऐसी उनकी पोजीशन ऐसी है कि सीधे वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर हैं। और हम बार बार इस पर भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारी स्ट्राइक रेंज में चीन है, चीन का गैरिसन है, उनकी सप्लाई लाइन है। और ये बात सिर्फ लद्दाख की नहीं, आप लद्दाख से लेकर के आप चले जाइए ईस्टर्न सेक्टर तक चले जाइए, मतलब सिक्किम और अरुणाचल, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर चीन की हरकतें होती आई हैं। वहां पहले से ही भारतीय फौजों ने अपनी पोजीशन ले ली है और चीजों को प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। बड़ी बात यह, अब हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। हम पहले का जो चीन का इतिहास रहा है उसको देखते हुए चीजें पहले ही वहां पर डिप्लॉय कर ले रहे हैं। और चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये जो भारत की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक चल रही है यही है। समीर बिल्कुल, और स्क्वाड्रन लीडर विदुला हमारे साथ मौजूद हैं। विदुला जी, किस तरह से आप देखती हैं इसे? साफ नजर आ रहा है कि एलएसी पर पलड़ा अब हिंदुस्तान का भारी है और अब तो राफेल भी लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहा है, जिसकी कॉम्बैट रेडियस जो है वो 3700 किलोमीटर है। बिल्कुल, मैं सुबह से आपकी चर्चा देख रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग बहुत सारे एंगल से आप इसको कवर कर रहे हैं। तो मैं इस चर्चा में एक थोड़ा सा नया एंगल एक ऐड करना चाहती हूँ। जरूर। एज एन एयरफोर्स ऑफिसर मैंने डोकलाम के तुरंत बाद देखा है किस तरह से एयरफोर्स ने अपने आप को तैयार किया, किस तरह से एयरफोर्स ने अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपनी जो कमियां थी 1962 के दरमियान जो कमियां महसूस की गई थी, वो सारी कमियां हम लोगों ने किस तरह से छोटी एक एक करके हमने उस पर काम किया है। और कुछ दिनों पहले, कुछ ही समय पहले हमने हमारी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज गगन शक्ति, जिसमें कि हमने हर तरह से एक वॉर की सिचुएशन में कैसे हम टैकल करेंगे बहुत सारी चीजों को, कॉम्बैट को, वो हमने हमारा प्रिपेयर्डनेस हमने तैयार किया था। तो इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूंगी तो हम सब टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, बट वी नॉट फॉरगेट दैट अ वॉरफेयर इज नॉट ओनली टैक्टिक्स, इट इज ऑल्सो लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस। और जिस तरह का हमारा बैटल फ्रंट यहाँ पर है, माउंटेन वाला बैटल फ्रंट, इस बैटल फ्रंट में 1962 में हमारी जो कमी थी वो एक ही मजबूत हमारी चीज थी, वो था हमारे फौज का करेज। बट बाकी सारी चीजों में हम बहुत कम थे। हमारे पास ना ढंग का राशन सप्लाई था, हमारे पास ना ढंग के क्लोथिंग था, ना हमारे पास अच्छे बंकर्स थे हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे फौज ट्रूप्स के लिए। हमने इस बार क्या किया है, हमने इस बार धीरे धीरे हमारी इन कमियों को हमने थोड़ा करके हमने टैकल करना शुरू किया है। बट इट्स नॉट अ वेरी इजी मेथड, इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। बिकॉज बाय द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाय द टाइम चंडीगढ़ से कोई भी राशन, एक अंडे समझ लीजिए, जूस समझ लीजिए, रोटी समझ लीजिए, आटा समझ लीजिए, ये चीजें भी जब तक वहां तक पहुंचती हैं जहां की हम बात कर रहे हैं, फिगर 4 एंड गलवान की घाटियां, यहाँ पर जो हमारी कोर्स मौजूद हैं, इनके पास जब तक पहुंचती है सब ना आइस बन चुका होता है, स्टोन कोल्ड हो जाता है। तो हमने इन चीजों पर काम किया है, बट ये सब चीजों के लिए हमें समय लगता है। सपोर्ट के लिहाज से भी अब हम बेहतर हुए हैं, आप कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? यस, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इन मीटिंग्स की वजह से, कई लोग कह रहे हैं कि भारत क्यों इतनी सारी मीटिंग्स कर रहा है, भारत क्यों इन लोगों के साथ ये सब वार्तालाप कर रहा है, जबकि हमें पहले से पता है चाइना जो दिखता है वो नहीं है। ऐसा नहीं, भारत इज नॉट द ओल्ड भारत विच इट वॉज। सो नाउ दिस टाइम जब हम कह रहे हैं कि हम 1962 की गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं, तो इस बार हम प्रीएम्प्टिव कैसे हैं? हम प्रीएम्प्टिव ऐसे हैं कि हम दोनों फ्रंट्स पे अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं, वन ऑन टेबल एंड इन द स्काई, बोथ वेज। जब हम आज कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने सही बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और निश्चित तौर पर दोनों फ्रंट्स पर मजबूती की बहुत ज्यादा जरूरत भी है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बातचीत की आड़ में अटैक की तैयारी में किस तरह है चीन, इससे आपको पता चलेगा। युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है जिनपिंग की सेना, बॉर्डर पर पीएलए ने वॉर ड्रिल और ज्यादा तेज की है, रात के अंधेरे में भी लगातार युद्धाभ्यास चल रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं चीन की जंग की तैयारी की, ये तस्वीरें जरा देखिए। है तो ये एक और प्रोपेगेंडा वीडियो ही, लेकिन इन वीडियोस के जरिए, इन तैयारियों के जरिए चीन जो दिखाना चाह रहा है उस पर डालिए एक नजर।
तो देखिए 24 घंटे चीन कैसे जंग की तैयारी में नजर आ रहा है और इस तरह के वीडियोस लगातार चीन की तरफ से जारी किए जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हमारी सेना किस तरह मोर्चे पर डटी हुई है। अचल मल्होत्रा साहब, ऐसे वक्त में जब एक तरफ युद्ध की तैयारियां दिखती हैं और दूसरी तरफ मोल्डो में हो रही बातचीत दिखती है, कितनी उम्मीद आपको है आज की बातचीत से? थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी मनीष झा ने कहा कि आज की बातचीत निर्णायक रहने वाली है। समीर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये नहीं लगता कि ये भारत की तरफ से आखिरी कोशिश है और अगर ये फेल हो गई तो उसके बाद इनएविटेबली जो है युद्ध की तरफ चला जाएगा। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिल रहे होते तो शायद हम ये बात कह सकते थे कि अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई तो फिर उसके बाद युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। ये तो बात नंबर 1 है। दूसरी ये है कि अब देखिए 2 अगस्त को पिछली बार जो मीटिंग हुई थी तब से लेकर अब तक परिस्थिति ग्राउंड पे बहुत ज्यादा बदल चुकी है, बदल गई। बहुत बिल्कुल ऐसी बातें हुई है जो पहले नहीं हुई थी। फायरिंग हो चुकी है, वार्निंग शॉट्स हो चुके हैं, हमने बहुत सी नई चोटियों पे जो है अपना प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर लिया है। 2 विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है, 2 डिफेंस मिनिस्टर्स के बाद बातचीत हो चुकी है और इस बात की जो बातचीत का फॉर्मेट है उसमें सिर्फ मिलिट्री ऑफिशियल्स नहीं है बल्कि विदेश मंत्रालय की भी रिप्रेजेंटेशन है। यानी इस बार एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात होगी कि अगर ये फेस ऑफ को रिजॉल्व नहीं किया गया तो इसका लार्जर इंपैक्ट क्या पड़ेगा भारत और चीन के आपसी संबंधों के ऊपर। यानी कि बायलैटरल रिलेशनशिप हमने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि जो बॉर्डर पे अगर सुख शांति नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इसका असर भारत के चीन के रिलेशन पे पड़ेगा और उसका सीधा खमियाजा जो है चीन को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। समीर, एक लास्ट पॉइंट ये है, जो हम इस समय की जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ कुछ स्क्वायर यार्ड्स ऑफ जमीन या कुछ चोटियों की लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लड़ाई हो रही है। इस समय हमें एक ऐसा कोई निर्णायक, कोई ऐसा हल निकालना है जो सबको विन विन सिचुएशन बताए, क्योंकि दोनों कंट्रीज में से कोई भी कंट्री इस समय इस पोजीशन में नहीं है जो ब्लिंक करेगी तो उसके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर हम ब्लिंक चाहते हैं, चाइना पूरी दुनिया में ये एक मैसेज देगा कि भारत जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं कि एशिया में वो चाइना को काउंटर कर सकता है, भारत वो चीज नहीं है। भारत एक पेपर टाइगर है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस भी होंगी, हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन पे भी असर पड़ेगा और चाइना अगर ब्लिंक कर जाता है तो उसको इसके बहुत सारे डोमेस्टिक रेपरकशंस होंगे, उसकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर पड़ जाएगी। सही बात कह रहे हैं आप, सही बात कह रहे हैं। और हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिशें नजर आ रही हैं चीन की, साफ नजर आ रहा है कि एक नहीं, 2 नहीं, कई फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त चाइना हमारे साथ। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं इसे मिनी वॉर मोर्चा, जो कि खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें, उसके बाद सुधीर सिंह साहब का मैं रुख करूंगा। भारत अमेरिका से घबराए चीन का नया पैतरा सामने आया है। चीन ने दिखाई है कैरियर किलर DF-21D की ताकत। 1800 किलोमीटर है DF-21D की मारक क्षमता। सेना का हौसला बढ़ाने के लिए चीन लगातार इस तरह की ड्रिल कर रहा है। और एक और तस्वीरें हमारे सामने है चीन की जंगी तैयारी की। डॉक्टर सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर सिंह साहब, ये चीन इस तरह के वीडियोस तो जारी करता रहता है, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए 6 और माउंटेन हाइट्स पर हमने मोर्चा संभाल लिया है। 20 पहाड़ियां जो हैं वो हमारे कब्जे में हैं। परमाणु बम से लैस 3 तरह के जेट्स हमारे पास मौजूद हैं, राफेल हो, जैगुआर हो और मिराज 2000 जिसका मैंने जिक्र किया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार चीन को भी मुंह की खानी पड़ी है, करारा जवाब मिला है और इसीलिए बिलबिलाया हुआ नजर चीन आ रहा है, क्योंकि यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिएक्शन हो जाएगा हिंदुस्तान की तरफ से, उसकी विस्तारवादी नीतियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा?
देखिए, जो ये अप्रैल से ये चल रहा है लद्दाख के पूरे क्षेत्र में, खास करके प्योंगयांग झील के आसपास जो चल रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं, असामान्य है और असामान्य परिस्थिति में भी हो रहा है। तो इसको आपको सोचना चाहिए कि जो कोरोना वायरस आया और चीन पर पूरा दुनिया लगा है कि आपने फैलाया, और उस परिस्थिति में चीन ने ये किया, तो ये चीन की मजबूरी है। अब चीन ने ये अनुभव किया था जो भाई भारत कुछ बातचीत करके हट जाएगा या बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, एक आध महीने चलेगा। अब मामला गया फंस, लंबा चला। अब बहुत ठंड शुरू हो रही है। हमारी सेना के अधिकारी अभी बता रही थी कि कोई भी खाने का सामान बेचते हैं तो पत्तल बन जाता है वो चीन के तरफ से है। फिर हमारी माउंटेन ब्रिगेड बहुत साउंड है और चीन की जो PLA है वो बहुत वीक है। उन्होंने 40 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमारी सेना तो लड़ती रही है। तो ये 1-to-1 लड़ाई ले लो या टेक्निकल ले लो या एयर का यूज कर लें, सारी परिस्थितियों में भारत अब 20 पड़ रहा है। भारत को बातचीत में 1 इंच छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1962 का जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट पर बात करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो ये हमारे लिए ठीक है। चीन ठंड में उन इलाकों को छोड़ने को मजबूर है और हम उस पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभिषेक उपाध्याय, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है 3 हफ्तों का? अब कहीं ना कहीं बढ़त तो हिंदुस्तान ने बना ली है। ऐसे वक्त में जब बातचीत की टेबल पर हिंदुस्तान और चीन आमने सामने हैं, दबदबा हिंदुस्तान का ज्यादा नजर आ रहा है। बार्गेनिंग पावर क्या इस बार हमारी बहुत बढ़ी हुई है पिछली बार के मुकाबले? देखिए समीर, ये एकदम क्लियर है कि पूरी तरह से इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं वो हमारे पास है, हमारे कब्जे में है। पहली बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि हम चीन को लगातार पीछे ढकेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ गलवान की बात से आप देख रहे हैं वो कुछ एक्सेप्शन हो। गलवान में जो देखा, जो पैंगोंग में देखा, जो मुखपरी पर देखा, जो ब्लैक टॉप पर देखा, जो हेलमेट टॉप पर देखा, ये एक सिलसिला बन गया है। तो अब भारत जो कर रहा है वो अपवाद नहीं है। ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। ये नई रणनीति है और इस रणनीति में लगातार चीन को पुशबैक किया जा रहा है। तो अब चीन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो बातचीत करके और फिर से उन पोजीशन पर या तो लौटे या फिर ना लौटने वाली स्थिति एकदम सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक बने रहे। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। चीन की बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बुधवार को वुहान के दौरे पर जा रहे हैं शी जिनपिंग। वुहान दौरे में वुहान वायरोलॉजी लैब भी जाएंगे जिनपिंग। ये भी सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। 7 महीने बाद कोरोना वाली लैब में पहुंच रहे हैं शी जिनपिंग। जिनपिंग ने 10 मार्च को वुहान का दौरा किया था इससे पहले, और अब ये बात पूरी तरह से पुख्ता तौर पर दुनिया के सामने आ चुकी है कि जो कोरोना वायरस था वो मैन मेड था। ये कोई कुदरती आपदा नहीं थी, प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये मैन मेड था और वुहान की लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया गया। और अब शी जिनपिंग, जिन्होंने 10 मार्च को भी वुहान का दौरा किया था, एक बार फिर वुहान के दौरे पर जा रहे हैं और मुमकिन है कि वो इस बदनाम लैब में भी जाएं, यहां का दौरा करें। इसका क्या मकसद हो सकता है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सुमित, जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कई फ्रंट्स पर हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। एक तरफ देखिए बायोलॉजिकल वॉर छेड़ रखी है चीन ने कोरोना वायरस के जरिए, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइबर आर्मी जो है वो लगातार चीन की काम पर लगी हुई है। LAC पर जो हालात हैं उसको खुद आप अपनी आंखों से देखकर आ ही रहे हैं। देखिए समीर, ये तो लगभग तय है कि चीन कभी भी सीधे तौर पर कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा, वो युद्ध नहीं चाहेगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब मई के महीने से यथास्थिति बदली तब से अब तक ना सिर्फ ये बायोलॉजिकल वॉर जिसकी हम बात कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा साइबर वॉरफेयर के जरिए चीन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और अगर आप पूरे सिचुएशंस को भी देखें, चीन हमेशा स्मॉल टेक्टिकल वॉर या फिर स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशंस करना चाहता है, या यही उसने फिंगर 4 में किया और यही वो कुछ करना चाह रहा था साउथ पैंगोंगत्सो में भी। लेकिन यथास्थिति बदली, अब सिचुएशन इतनी रिवर्स हो चुकी है कि चीन खुद को समझ नहीं पा रहा है कि वो इन सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। और एक बात जो आप लगातार पूछ रहे थे कि वो कैसे हमने अपनी पोजीशंस को चेंज किया, दरअसल हमने सरप्राइज तो चीन को दे दिया था मई महीने में अपनी मोबिलाइजेशन करके, लेकिन मेजर सरप्राइज का पार्ट हुआ
अगस्त महीने के आखिरी में, जब हमने उनसे ज्यादा टेक्टिकल पोजीशंस को कैप्चर कर लिया, हम उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और यही वजह है कि अब नेगोशिएशन टेबल्स में, टॉक्स के अंदर हम उन चीजों को उसके ऊपर रख सकते हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि अगर 29 और 30 अगस्त के दरमियानी रात जो कुछ हुआ वो अपने आप में बहुत डिसाइसिव था सुमित। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा था कि अब सिचुएशन ऐसी है कि भारत अब कहेगा कि अगर आपको सिचुएशंस को नॉर्मल करना है तो आप डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से करिए, क्योंकि जो चीन डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं हो रहा था। समीर, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर, जंग के प्लान पर एक्शन में जिनपिंग नजर आ रहे हैं। चीन के पूर्व जनरलों से जिनपिंग ने मांगे हैं सुझाव। जिनपिंग की फौज का जंग का सीक्रेट प्लान सामने आया है। ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की फिराक में है चीन। श्रीनगर लेह तक राजमार्ग 1 पर कब्जा करने का प्लान है चीन का। ये जानकारियां भी सामने आ रही हैं। चीनी जनरलों के साथ मीटिंग कर रहे हैं शी जिनपिंग। अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच साहब, कुल मिलाकर तड़पता हुआ नजर आ रहा है चीन, और सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि ठंड आ रही है, बर्फीली पहाड़ियां जो हैं उनका सामना कैसे करेंगे चीनी जवान? बिल्कुल, देखो एक समीर समझने की कोशिश करो कि 29-30 अगस्त को हमने किया क्या है। हमने पूरा पलटा बदल दिया। जो क्लास रेंज की जितनी भी हायर रीचेज हैं, ये आपकी रजंगला, रिचंगला, मगर हिल, गुरंग हिल, स्पांगुर गैप को हमने कब्जे में करके क्या किया है, पूरा चशूर मोल्दो बाउल हमारे हाथ में है। स्पांगुर गैप जहां से 1962 में चीन आया था, ले के लिए जहां से उसकी अप्रोच है, उसको हमने डोमिनेट कर दिया। G219 को आज हम डोमिनेट करें तो सारा पलटा बदल गया है। अब तो ये मैंने पहले भी बताया कि हाजी पीर जैसी जीत थी उस टाइप का आपने कर दिया ऑफेंसिव मैन्यूवर करके। साथ में आपने नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो में फिंगर 4 से जो वहां ग्रीन टॉप तो चीन ने ऑक्यूपाई किया था, हमने आउट मैन्यूवर करके उस हाइट को पकड़ कर लिया जो ग्रीन टॉप को भी डोमिनेट करती है। यानी कुल मिलाकर सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाजी पीर वाली गलती हमें दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए, अब हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, ये इलाका वापस नहीं देना चाहिए। समीर, मैं एक मिनट के लिए मेरे को मौका दो। ये इलाका इतना इंपॉर्टेंट है, इससे हमने क्या कर दिया है, जो भी अगर लेह की तरफ अगर चीन जा सकता है उसको हमने ब्लॉक कर दिया है, और अब हमारे पास स्प्रिंग बोर्ड है, हम चीन की तरफ जा सकते हैं। तो इसका महत्व समझें। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छा बोला समीर, पहाड़ों में जो चोटी पकड़ता जीत उसी की होती है। पहाड़ों से चोटी पकड़ने वाले को उठाना बड़ा मुश्किल है, मगर चीन ऐसी कोशिश करेगा कि या तो यहां पर कहीं उसको गैप मिले या और कहीं चोटी पकड़ने की कोशिश करेगा, जिससे वो एक प्रकार से निगोशिएट कर पाए। मगर भारत चौकन्ना है, भारत बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। भारत के पास ने कोई भी गैप नहीं है डिफेंस में। मैं ये कहता हूं निगोशिएशन हो तो चीन वापस जाए डेप्थंग से, फिंगर 4 से फिंगर 8। ये इलाका हमने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये इलाका हमारा है और इससे पूरी गेम चेंज होगी है। मगर बिल्कुल सिवाच साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है और निश्चित तौर पर आपकी बात में बहुत दम नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, एलएसी पर जंग के लिए जिनपिंग का 50 साल पुराना प्लान सामने आया है। साउथ चाइना सी में ताकत दिखाकर उलझाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। साउथ चाइना सी में ताकत दिखा रहा है चीन। एलएसी पर हमले का यह चीनी प्लान है। कोरिया से उलझकर चीन ने किया था तिब्बत पर कब्जा। 50 साल पुराने प्लान के तहत जंग छेड़ने का यह चीनी प्लान जो है ये भी सामने आ रहा है। तो चीन देखिए हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है साउथ चाइना सी से लेकर एलएसी तक कि किसी तरह से हालात बदलें। लेकिन अब हिंदुस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अमेरिका का दबाव जबरदस्त है। ऐसे में चीन के पास सिर्फ और सिर्फ बिलबिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है जो हालात नजर आ रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर विदुला हमारे साथ मौजूद हैं। और विदुला जी, आप हमारे एयर कॉम्बैट का जो पावर है उसे किस तरह से एनालाइज करेंगे? मौजूदा वक्त में ये चीन के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये जरा बताएं। देखिए, हमें चीन के जो अभी के हालात हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि हमने काफी सारे जो अपर चोटियां हैं वो हमने काबू में कर हैं, और जो दो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर बेसिस अभी जो हैं, दौलत बे गोल्डी जो सबसे ओल्डेस्ट है एंड सबसे टाइम प्रूवन है, और हमारे जो जहाज हैं वो इस तरह से हमने प्लान जो आगे के स्क्वाड्रन्स का है वो इस तरह से हमने बनाया है कि जैसे अंबाला हुआ, हाशिमारा हुआ, ये दो तो नॉर्थ ईस्ट के लिए केटर कर ही रहे हैं, बट मोर देन दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमारे जो बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे वेस्ट फ्रंट एंड ईस्ट फ्रंट
में जितने भी हमारे बेसेस हैं, जैसे कि हो गया पठानकोट हुआ, जैसे कि श्रीनगर हुआ, ये सारे बेसेस ऐसे हैं, इससे हमारी कैपेबिलिटी एयर सुपीरियरिटी और एयर कॉम्बैट, एयर वॉरफेयर में ये हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये इस तरह से हेल्प करते हैं कि यहाँ से जब जहाज उड़ के जा रहे हैं तो उन जहाजों में, फाइटर्स में पे लोड कैपेसिटी ज्यादा है, अप टू मैक्सिमम दे कैन कैरी। फिर दूसरी चीज है फ्यूल कैपेसिटी भी इनकी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द पोजिशन, बिकॉज ऑफ द लोकेशन दैट दे आर इन कंपेयर टू चाइनीज आर्टिलरी। हम चाइनीज आर्टिलरी के बिना नजर में आए, बिना उनके रडार पे आए, वी आर कवरिंग देम एंड वी आर कमिंग बैक। तो इस वजह से क्या होता है, हम यहाँ पर जितने भी हमारे फेटिलिटीज होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, प्लस हमारा इम्प्रूव हो जाता है परफॉर्मेंस। हमें क्योंकि एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि चाइना जो है, एक्चुअली चाइना इज नॉट ओनली गोइंग टू फोकस द गलवान वैली और ओनली दैट फ्रंट, जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया कि नाउ पाकिस्तान इज ऑल्सो फ्रंट, है ना, 2 फ्रंट तो ये हो ही चुके हैं। हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि चाइना हैज ऑलरेडी एनसर्कल्ड द IOR रीजन, इंडियन ओशन रीजन एनसर्कल कर चुका है चाइना पूरा का पूरा अपने कोर्शन की वजह से। तो श्रीलंका में भी उसके पास एक पोर्ट है, वो भी पोर्ट उसका है, नेपाल में भी वो पोर्ट या कोई लैंड लोकेट कर ही लेगा। बिल्कुल विदुला जी, ये अहम जानकारियां आप दे रही हैं और निश्चित तौर पर हर फ्रंट पर हमें तैयार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गिरफ्तार चीनी जासूस किंग शी की अदालत में पेशी हुई है। महिला जासूस का नेपाली साथी शेर सिंह भी अदालत में पेश किया गया है। जासूसी के आरोप में दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय पत्रकार के जरिए दोनों जासूसी कर रहे थे और हिंदुस्तान की अहम जानकारियां चीन तक पहुंचा रहे थे। ये पकड़े गए हैं और चीन की साजिश बेपर्दा हुई है। अब इन दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से जुड़ी राष्ट्रपति ट्रंप की मर्डर वाली साजिश से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप को खतरनाक जहर भेजने वाली महिला गिरफ्तार हो गई है। महिला ने ट्रंप के लिए लिफाफे में भेजा था राइसिन। न्यूयॉर्क कनाडा बॉर्डर से इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। सीक्रेट सर्विस ने नाकाम की है ट्रंप को मारने की बहुत बड़ी साजिश। तो लिफाफा भेज दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इस जहर की खासियत क्या है, यह कितना खतरनाक था, यह जानने के लिए एक बार फिर हम रुख करते हैं सुमित चौधरी का। सुमित, तफसील से बताएं, बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई है। बिल्कुल, और ये साजिश विफल करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि कई लेयर्स होती हैं, खासतौर पे इसके सर्विलेंस की या फिर इसको चेक करने के लिए। अब देखते हैं कितना खतरनाक है ये जहर। अगर आप देख रहे हो कि कैस्ट्रॉन बीन्स से निकाला जाता है रेकिन नाम का ये जहर, और मैं आपको बता रहा था कि इसका एक छोटा दाना यानी एक नमक के दाने के बराबर ही ये मरने के लिए काफी होता है किसी भी शख्स को। और बीन से यानी कैस्ट्रॉन बीन से तेल निकालने के बाद बचे अवशेषों से तैयार किया जाता है ये जहर। और रेकिन का 0.0005 ग्राम भी इंसान को मारने के लिए काफी हो सकता है, और सांस के जरिए शरीर में इसका जाना ही जान, यानी आप इसको अगर इनहेल कर लेते हैं तभी ये आदमी को मार सकता है, और लो ब्लड प्रेशर और फेफड़ों को बाहरी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है समीर ये। और आंख या त्वचा के संपर्क में आने भी इंसान के लिए उसकी मौत का कारण बन सकता है, उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इस जहर के बारे में। और आप मान के चलिए, मैं आपको बता रहा था कि एक नमक के दाने के बराबर ही अगर इस जहर का कोई भी कोई आइकॉन या फिर चला जाता शरीर में, तो वो उसकी इंसान की मौत के लिए काफी रहता है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, आज जो चीन से टकराव की स्थिति बनी हुई है उसमें अमेरिका चट्टान की तरह हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, चीन के खिलाफ नजर आ रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की कैसी साजिशें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इतनी अहम जानकारियां LAC से जुड़ी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,